सभी गुरुवर को प्रणाम। स्वागत है आप सभी का गुरुवर क्लासेस में। चर्चा कर रहे थे हम कक्षा 3 की SCERT PDF साइंस कक्षा 6 और टॉपिक थे हमारे 1 और 2 हो गए थे चैप्टर नंबर 3 और 4 मिलेंगे, पदार्थों का पृथक्करण। और अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे आज। पर समस्या ये है कि आप कहेंगे सर सिलेबस में ब्रेक है, वहाँ पे नहीं दिख रहा। तो सिलेबस में बेटा नीचे वाली लाइनों में देखना, ये मिल जाएगा पदार्थों का पृथक्करण। ठीक है, तो ये मतलब कहने का मतलब ये है कि 6 7 8 आँख मीच के जो पढ़ लो, थोड़ा बहुत फालतू पढ़ लोगे तो क्या दिक्कत हो जाएगी। वैसे ये सिलेबस का पार्ट है, इसके लिए नहीं बोल लिया मैं। आगे भी अगर मान लो कुछ ऐसा टॉपिक आता है जो सिलेबस में नहीं लिखा हुआ तो कोई बात ना, पढ़ लेते हैं। ज़्यादा नहीं है यार, 6 7 8 बहुत छोटी चीज़ है। तो स्टार्ट करते हैं हम। इकाई 3 में आज क्या पढ़ने वाले हैं? तत्व यौगिक एवं मिश्रण, मिश्रण के प्रकार, पृथक्करण की आवश्यकता, पृथक्करण की सामान्य विधियाँ। ठीक है, सामान्य विधियाँ। तो इसमें हमें पढ़ना वही है जो अंडरलाइंड है। बाकी अगर तुम्हें पूरा पढ़ने का मन है तो मैं इसकी PDF अपने टेलीग्राम चैनल गुरुवर क्लासेस में उपलब्ध करा देता हूँ, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। मिश्रण किसे कहते हैं? मिश्रण वे पदार्थ हैं जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ किसी भी अनुपात में मिले होते हैं। किसी भी अनुपात में मिला दो मिश्रण है। चाय और जैसे चीनी और नमक किसी भी अनुपात में मिला दो, तुम 2 चम्मच गिर दूँ, मैं 4 चम्मच गिर दूँ, फिर भी होगा वो मिश्रण चाय और चीनी और नमक का ही। ठीक है, अच्छा तालिका है, इसे याद कर लेना। वायु में क्या क्या होता है? ऑक्सीजन होता है, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, याद होगा। दूध में क्या होता है? जल, वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, याद कर लेना। समुद्र जल में क्या होता है? जल एवं विभिन्न प्रकार के लवण होते हैं। आइसक्रीम में दूध एवं शक्कर होती है। कई बार इसमें और भी चीज़ें मिली होती हैं, जैसे आइसक्रीम जमाने वाला पाउडर। सोडा वाटर में क्या होता है? खाने का सोडा, कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल का मिश्रण होता है। खाने का सोडा होता है सोडा वाटर में। सोडा वाटर का मतलब समझ रहे हो? वो समझते होंगे जो मारते होंगे हाथ सोडा वाटर पे। अपने यहाँ से सोडा वाटर पीते नहीं है ना, अपने यहाँ तो वो कोक वगैरह पी लेते हैं, वो भी एक्चुअली सोडा वाटर का प्रकार है। पर एक चीज़ होती है सोडा वाटर, वो लगाता है, वो ड्रिंक के साथ चलता है। ठीक है, तो उसमें क्या क्या होता है? खाने का सोडा, कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल। चलो, मिश्रण 2 या 2 से अधिक पदार्थों से मिलकर बने होते हैं। मिश्रण में मिश्रित अवयवों के सभी गुण पाए जाते हैं। अर्थात अगर तुमने नमक और चीनी मिला दी तो उसमें नमक का भी गुण होगा, चीनी का भी गुण होगा, मीठा भी लगेगा और नमकीन भी लगेगा वो। ठीक है, जैसे नींबू के शरबत में शक्कर की मिठास और नींबू के खट्टापन का स्वाद होता है। शुद्ध पदार्थ किसे कहते हैं? शुद्ध पदार्थ में केवल एक ही प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं एवं इसके कण समान होते हैं, जैसे सोना, चांदी, लोहा, तांबा, नमक एवं शक्कर आदि। ठीक है, इसमें क्या होगा? सारे के ही जितने भी पदार्थ हैं सबके गुण पाए जाएंगे। सोने का भी गुण होगा, चांदी का भी होगा, लोहे का भी होगा, तांबे का भी होगा, नमक का भी होगा, शक्कर का भी होगा। यहाँ हम देखते हैं कि शक्कर के सभी कण समान होते हैं। इसी प्रकार नमक के भी सभी कण समान होते हैं, परंतु नमक एवं शक्कर के कण एक दूसरे से भिन्न होते हैं। शुद्ध पदार्थ की अपनी विशेषताएं होती हैं। शुद्ध पदार्थ भी तत्व एवं यौगिकों में बटे होते हैं। अब यहाँ थोड़ा कन्फ्यूजन शुरू हो गया। देखो, एक मिश्रण अलग चीज़ है, शुद्ध पदार्थ अलग चीज़ है। शुद्ध पदार्थ में एक ही प्रकार का पदार्थ, मिश्रण में विभिन्न प्रकार के पदार्थ। शुद्ध पदार्थ की अपनी विशेषताएं होती हैं, इसलिए शुद्ध पदार्थ होते हैं तत्व और यौगिकों में बटे होते हैं। फिलहाल आप समझो किस प्रकार से आप शुद्ध पदार्थ और मिश्रण में आप विभेद कर सकते हैं। जैसे कणों के प्रकार, शुद्ध पदार्थ केवल एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बने होते हैं। मिश्रण 2 या 2 से अधिक प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है। संगठन, जो शुद्ध पदार्थ होते हैं इनका संगठन निश्चित होता है, मिश्रण का संगठन निश्चित नहीं होता है। कितने परसेंटेज में मिला दो। अवयव के गुण, शुद्ध पदार्थ की अपनी विशेषताएं एवं गुण होते हैं, जैसे नमक, चीनी की अपनी विशेषताएं। ऐसा नहीं है नमक चीनी में कार्बन और हाइड्रोजन है तो कार्बन के भी गुण, हाइड्रोजन के भी गुण ना। शुद्ध पदार्थ की बिल्कुल अपनी अलग विशेषताएं होती हैं। मिश्रण के गुण उनके अवयवों पर निर्भर करते हैं, जैसे शरबत, चाय। ठीक है, ये इसमें जो जो पदार्थ हैं उन सबके टेस्ट आएगा। तो मतलब ऐसा समझ लो, उस चीज़ को अगर बनाए तुम जीभ पर रख के देखो तो अगर टेस्ट आ रहा है सब चीज़ों का तो मिश्रण है, नहीं आ रहा है तो अवयव है, वो शुद्ध पदार्थ है। पदार्थ की प्रकृति, शुद्ध पदार्थ में उसके अवयव दिखाई नहीं देते हैं, अतः उससे समांग होना होता है, अतः यह समांग होता है। जैसे नमक, शक्कर, सोना, चांदी, इसमें इसके जो अवयव हैं वो दिखाई नहीं देंगे। मिश्रण समांग या विषमांग दोनों प्रकार के हो सकते हैं। जैसे शरबत समांग है, जबकि जल एवं बालू का मिश्रण विषमांग है। ठीक है, मैंने एक बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल बताया, आपको आ जाए कि ये मिश्रण है या ये शुद्ध पदार्थ है। तो जैसे मान लो शरबत आ गया, नमक आ गया, तो नमक तो शुद्ध पदार्थ है और शरबत जो है मिश्रण है। ठीक है, कैसे टेस्ट करेंगे ना? नमक टेस्ट करा तो केवल नमक का टेस्ट आया, शरबत जीप पे लाया टेस्ट करा तो मीठा भी टेस्ट आया, मतलब मिश्रण है, मिक्सचर है, इंग्लिश में मिक्सचर बोलते हैं। तत्व एवं यौगिक, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड किसे कहते हैं? तत्व के अणुओं में केवल एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं। मतलब तत्व किसे कहते हैं? जिसके अणुओं में केवल एक ही प्रकार के परमाणु हों, जैसे लोहा, तांबा, चांदी, सोना, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन आदि। एक ही तत्व के एक या एक से अधिक समान प्रकार के परमाणु मिलकर उसी तत्व का एक अणु बनाते हैं। तत्व एवं उनसे मिलकर बने अणुओं का समगुण समान होते हैं। यौगिक अणु 2 या 2 से अधिक विभिन्न प्रकार के परमाणु से मिलकर बने होते हैं, जैसे जल का एक अणु, हाइड्रोजन के 2 अणु, ऑक्सीजन का एक अणु। अब देखो, शुद्ध पदार्थ भी 2 प्रकार के हो गए, एक हो गया तत्व, एक हो गया यौगिक। तत्व में वो होगा जिसमें परमाणु सेम होंगे, जैसे लोहा, तांबा, चांदी, सोना, ऑक्सीजन। ठीक है, नाइट्रोजन। यौगिक कौन सा होगा? जिसके परमाणु विभिन्न भिन्न होंगे, जैसे जल, जल का मतलब है H2O, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर मिलते हैं। ठीक है, समझ गए आप ये बात। यौगिक गुण उनके अवयवी तत्वों के गुणों से सर्वथा भिन्न होते हैं, जैसे सामान्य तात्पर्य
हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन गैस है, जबकि उनसे मिलकर बनने वाला जल द्रव है। ठीक है, तो हमने पढ़ा अभी तक पदार्थ दो प्रकार के, मिश्रण और शुद्ध। मिश्रण भी दो प्रकार के, समांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण। शुद्ध भी दो प्रकार के, तत्व और यौगिक। ठीक है, समांगी मिश्रण किसे कहते हैं? ऐसे मिश्रण जिसमें दो या दो से अधिक अवयव उपस्थित होते हैं किंतु उन्हें अलग अलग नहीं देखा जा सकता, समांगी मिश्रण कहलाते हैं। और मिश्रण के सभी अवयव समान रूप से वितरित होते हैं। ठीक है, ऐसे मिश्रण जिसमें दो या दो से अधिक अवयव उपस्थित रहते हैं किंतु उन्हें अलग अलग नहीं देखा जा सकता। अवयव तो बहुत सारे उपस्थित होंगे पर देखा नहीं जा सकता। जैसे जल में नमक घोल दिया तो उसमें जल भी है नमक भी है, पर जल और नमक को आप अलग अलग नहीं देख सकते हैं। विषमांगी मिश्रण या हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ऐसे ठोस अथवा द्रव पदार्थों के मिश्रण जिसमें उनके अवयवी पदार्थों को सामान्यतः अलग अलग देखा जा सकता है, विषमांगी मिश्रण कहते हैं। इस प्रकार के मिश्रण में सभी घटक समान रूप से वितरित नहीं होते हैं। जैसे जैसे आपको पता ही है, जैसे बालू और लोहे की छीलन। ठीक है, मिश्रण के गुण कौन कौन से होते हैं? मिश्रण के सामान्य गुण इस प्रकार हैं। मिश्रण में घटक किसी भी अनुपात में मिले होते हैं। मिश्रण में घटकों के अपने गुण विद्यमान रहते हैं। मिश्रण से उसके घटकों को पृथक किया जा सकता है। ठीक है, अब देखो तीसरा पॉइंट जो है, मिश्रण से उसके घटकों को पृथक किया जा सकता है, तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। यौगिक से उसके घटकों को आसानी से आप पृथक नहीं कर सकते भौतिक विधियों से। जैसे जल से अगर आपको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन निकालनी है तो आप नहीं निकाल सकते हैं, पर जल और नमक में से अगर आपको नमक निकालना है तो आप निकाल सकते हैं। तो मिश्रण की ये तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसे ही हम आगे विस्तृत रूप से पढ़ेंगे कि अगर हम निकाल सकते हैं तो किस तरीके से निकालें। मिश्रण के विभिन्न अवयवों के पृथक्करण की आवश्यकता क्या है? बच्चों, शुद्धता जीवन की आवश्यकता है। कई बार पृथक किए गए अवयव लाभकारी एवं उपयोगी भी हो सकते हैं, इसलिए हम पृथक करते हैं। मिश्रण में कई बार क्या होता है, चीज़ें हमें मिक्सचर के रूप में मिल जाती हैं। ठीक है, और जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे पंडित जी हैं कोई, ठीक है, वो कहीं कथा करने गए तो लोगों ने क्या करा, उन्हें देना था, गुड़ भी देना था लोगों को और उन्होंने वो भी देना था, गेहूँ भी देना था, तो उन्होंने गेहूँ में गुड़ और मिर्च वगैरह मिला कर रख दी, तो वो क्या हो गया, मिक्सचर। पर क्या होता है, पंडित जी को तो गुड़ पसंद है, तो पंडित जी खाना चाह रहे हैं गुड़, है ना, तो उन्होंने गुड़ निकाल लिया, तो लाभकारी हो गया। और मान लो उनकी पंडिताइन है, उन्हें सब्जी छोंकनी है तो उन्हें मिर्च की ज़रूरत है, तो उन्होंने मिर्च निकाल ली। तो पृथक किए गए अवयव लाभकारी एवं उपयोगी हो सकते हैं, इसलिए पृथक्करण की आवश्यकता होती है। ठीक है, अच्छा, पृथक्करण प्रक्रम और उद्देश्य, क्यों पृथक्करण कर रहे हैं हम, और अवयवों का हम क्या करते हैं। ये थोड़ा सा ब्लर है, तुम्हारी आंखों में दिक्कत नहीं है बेटा, ये ब्लर आ गया फोटो खींचते टाइम। ठीक है, आगे से ध्यान रखूँगा। प्रक्रम, बनी हुई चाय से चाय की पत्तियों को पृथक करना या चावलों से कंकड़ों को पृथक करना। क्यों करते हैं? क्योंकि हानिकारक या अशुद्धियों को हम दूर करते हैं। अशुद्ध अवयवों को फेंक देते हैं। समुद्र जल से नमक पृथक करना तथा कच्चा तेल से पेट्रोल, डीजल और मिट्टी के तेल को पृथक करना। क्यों करते हैं? लाभकारी अवयवों को पृथक करना, मिश्रण के घटकों का अनुपात ज्ञात करने के लिए। लाभकारी अवयवों का दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं। मिश्रण के घटकों की मात्रा की जानकारी करके संबंधित कार्य करते हैं, इसलिए करते हैं। प्रदूषित जल से धूल एवं मिट्टी के कणों तथा जीवाणु को पृथक करना। क्यों करते हैं? क्योंकि इनका उपयोग करते हैं हम शुद्ध करके जल का। ठीक है, चलो ये तो ऐसे ही था, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था। पृथक्करण का आधार एवं पृथक्करण की विधियाँ। पृथक्करण की विधियाँ इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आए हुए हैं। आई हैव सीन मैनी क्वेश्चन, सो पे अटेंशन नाउ। मिश्रण से उनके अवयवों को पृथक करने की प्रक्रिया को पृथक्करण कहते हैं। पृथक्करण की प्रक्रिया में मिश्रण के एक घटक के उस गुण का उपयोग करते हैं जो दूसरे घटक में ना हो। पृथक्करण करेंगे कैसे आप? मिश्रण है, उसमें दो चीज़ें होंगी, दूसरी चीज़ में एक गुण होगा, दूसरे में नहीं होगा। ठीक है, तो जो गुण दूसरे में नहीं है उस चीज़ का प्रयोग करेंगे तो जो एक गुण वाले हैं वो सेम साथ हो जाएंगे। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लो, चलो इसमें लिख रहा होगा, मिश्रणों से उनके अवयवों को पृथक करने के लिए मिश्रित अवयवों की विलेयता, चुंबक के प्रति आकर्षण, भार, घनत्व, आकृति, आकार एवं रंग आदि गुणों को आधार मानकर निम्नलिखित विधियों का उपयोग किया जाता है। किन किन विधियों का प्रयोग कर सकते हैं मिश्रण से अवयवों को अलग करने के लिए? विलेयता का, चुंबक के प्रति आकर्षण का, भार का, घनत्व का, आकृति का, आकार का एवं रंग का। इन सारी विधियों का प्रयोग कर सकते हैं आप। ठीक है, ठोस, ये याद कर लेना, इसमें दोबारा लाइन खींचना रह गई है, पर एक बात याद कर लेनी है कि मिश्रण से उनके अवयवों को पृथक करने के लिए निम्नलिखित अवयवों की विलेयता, मिश्रित अवयवों की विलेयता, चुंबक के प्रति आकर्षण, भार, घनत्व, आकृति, आकार एवं रंग के आधार पर पृथक किए जा सकते हैं। ठोस पदार्थों को ठोस से पृथक करना, कैसे कैसे पृथक कर सकते हैं? अगर ठोस में ही ठोस मिला हुआ हो, तो कई कंडीशन हो सकती है। ठोस में ठोस मिला हुआ हो, ठोस में द्रव्य मिला हुआ हो सकता है। अगर ठोस में ठोस मिला हुआ है तो कैसे अलग करेंगे? फटकना या ओसाना, विनोइंग, विंड से काम ले रहे हैं इसमें हम। इसमें क्या होता है, आपने घर में अपनी माँ को सूप से, सूप मतलब छाछ, कहीं छाछ कहते हैं, कहीं सूप कहते हैं, सूप से गेहूँ एवं चावल को फटक कर साफ करते हुए देखा होगा। ये माता जी फटक रही हैं, मतलब बरसा रही हैं। इस विधि द्वारा वे सूप से अनाज में मिली हुई हल्की अशुद्धियों को अलग करती हैं। पृथक करने की इस विधि को फटकना कहते हैं। ऐसे भी कर सकती हैं, ये बैठ के भी झटके मार मार के भी कर सकती हैं, इनका मन है आज खड़े होने का है। हल्के ठोस घटकों को उनके भारी ठोस घटकों से पृथक किया जाता है।
खलिहानों में किसान को वायु की सहायता से गेहूं को साफ करते देखा होगा। किसान भूसायुक्त अनाज को ऊंचे स्थान पर खड़ा होकर गिराता है, जिससे भारी गेहूं के दाने उसके पास गिरता है और हल्का भूसा हवा से उड़कर दूर एकत्रित हो जाता है। पृथक्करण की इस विधि को ओसाना कहते हैं। और इसमें एक अपडेट है, आजकल पंखे का भी प्रयोग किया जाने लगा है इस विधि में, ओसाने में। थ्रेशिंग की बात करते हैं। थ्रेशर आपने देखा होगा, गेहूँ तो मेरे हिसाब से सबके यहाँ होते होंगे। तो गेहूँ के लिए जो मशीन आती है ना गेहूँ निकालने वाली, उसे थ्रेशर कहते हैं। पौधे से अनाज अलग करने के पहले पौधों को धूप में सुखाया जाता है। इस विधि में अनाज के दानों को अलग करने के लिए पौधों को पत्थरों या लकड़ी के पट्टों पर पीटते हैं। अन्न कणों को पके हुए पौधों से अलग करने की प्रक्रिया को थ्रेशिंग कहते हैं। थ्रेशिंग किसे कहते हैं? अन्न कणों को पके हुए पौधों से अलग करने की प्रक्रिया को। ठीक है। बीनना किसे कहते हैं? हैंड पिकिंग। इस विधि का प्रयोग हम दाल, चावल, गेहूँ आदि में शुद्धियों को दूर करने के लिए करते हैं। इसमें शुद्धियों की मात्रा प्राय बहुत अधिक नहीं होती है। चावल और दाल में कुछ अनुपयोगी पदार्थ जैसे कंकड़, मिट्टी आदि मिले होते हैं, जो चावल अथवा दाल की आकृति, आकार और रंग से भिन्न होते हैं, अतः इन्हें हाथ से बीन कर पृथक किया जाता है। इस प्रक्रिया को बीनना कहते हैं, जैसे ये दादी माँ कर रही हैं। ठीक है। ऐसे काम प्राय दादी माँ को दिए जाते हैं, नहीं दिए जाते होंगे आई गेस, आंखें कमजोर होती होंगी, पता नहीं, हमारे यहाँ नहीं करती हैं। तो चलो, बीनना किसे कहते हैं? तो बीनना उसे कहते हैं जैसे मान लो दूध में मक्खी गिर गई, ठीक है, अब वो मिश्रण बन गया दूध और मक्खी का, तो आपने मक्खी जो निकाल दी उसे बीनना कहेंगे, हैंड पिकिंग। चालना किसे कहते हैं? या चाली किसे कहते हैं? देखो चाली ऐसी होती है, तो मच्छर भगाने के लिए ना घर की उस पर लगा लेते हैं आप खिड़कियों पर, वो इसकी बनी होती है। तो चाली क्या होती है? आपने मकान बनाते समय जाली से बालू को चालते हुए देखा होगा। इस प्रक्रिया में महीन बालूकण अलग कर दिए जाते हैं और कंकड़ पत्थर जाली में ही रह जाते हैं। करते हैं ना साफ, ऐसे देखो दिखा रहे हैं ये करते। यह प्रक्रिया ही चालना है, इसे चालना कहते हैं बस। ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं? सब्लिमेशन किसे कहते हैं? भाई साहब बहुत मस्त टॉपिक लगता है इसका। इंग्लिश वर्ड और देख लेना, सीविंग, कई बार ऐसे इंग्लिश वर्ड लिखे हुए आ जाते हैं ना, इसलिए चालना को सीविंग कहते हैं, बीनना को हैंड पिकिंग कहते हैं, थ्रेशिंग को थ्रेशिंग कहते हैं, और फटकना और रोशना को विनोइंग कहते हैं, और ऊर्ध्वपातन को सब्लिमेशन कहते हैं। हम उन्हीं कपड़ों की सुरक्षा के लिए उसमें सफ़ेद रंग की गोलियाँ नैपथेलीन रखते हैं। कुछ महीनों बाद गोली छोटी हो जाती है और गायब हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि नैपथेलीन सामान्य ताप पर बाष्पीकृत हो जाती है, इसलिए हम उसमें रखते हैं ताकि वो ख़राब ना हो। ठीक है। ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है कि कपड़ों की सुरक्षा के लिए हम किस प्रकार की गोलियां रखते हैं कपड़ों में, ऊनी कपड़ों में? तो रखते हैं हम सफ़ेद गोलियां जो नैप्थेलीन की होती हैं। नैप्थेलीन याद रखना पॉइंट, ये दोबारा भी वो करना रह गया है। ठीक है, हाईलाइट करना। अब से मैं हाईलाइटर का इस्तेमाल करूँगा आगे से, फिलहाल इसी और झेल लो। चलो, तो सब्लिमेशन कैसे किसे हैं? ऊर्ध्वपातन कहते किसे हैं? ठोस पदार्थ गर्म करने पर बिना द्रवित हुए बाष्प सीधे बाष्प में बदल जाते हैं, और ठंडा होने पर बाष्प सीधे ठोस पदार्थ में बदल जाता है, उसे ऊर्ध्वपातक कहते हैं, और इस प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। कौन कौन से पदार्थ हैं? आयोडीन, नोसादन और नैप्थेलीन, ये तीनों याद रखने हैं। आयोडीन, नोसादर और नैप्थेलीन ये ऐसे पदार्थ हैं जो गर्म करने पर सीधे ऊर्ध्वपातन करके और सीधे बाष्प में बदल जाते हैं, और बाष्प करने पर सीधे बाष्प से सीधे ठोस में बदल जाते हैं। ठीक है। तो उस आयोडीन, नोसादर और नैप्थेलीन अगर कहीं मिली हुई है, मान लो नमक में आयोडीन मिली हुई है, तो मैं आयोडीन अलग करनी है, तो आप ऊर्ध्वपातन विधि का प्रयोग कर सकते हैं। चल ठीक है। अघुलनशील ठोस पदार्थों को द्रव से पृथक करना। अब देखो, अब तक तो ठोस ठोस से अलग कर रहे थे हम, ठीक है, ठोस ठोस से तो अलग कर रहे थे। अब अघुलनशील ठोस पदार्थ को द्रव से अलग करना। अघुलनशील है तो उसे छान के अलग कर लो। तो इसके दो तरीके होते हैं, तलछटीकरण और निथारणा, सेडिमिनेशन एंड डिसैनिटेशन। ठीक है। इसमें क्या होता है? बालू और पानी के मिश्रण को, बालू को अलग करना तलछटीकरण, और पानी को पृथक करना निथाड़ना कहलाता है। देखो, जैसे मान लो बालू और पानी हो गया, ठीक है, आपने क्या करा, थोड़ी देर रख दिया, ऐसे ही रख दिया, तो क्या होगा, पानी ऊपर आ जाएगा और नीचे बालू रह जाएगी। तो बालू रहेगी तलछटी में, तो उसे कहेंगे तलछटीकरण। अगर आपने बालू निकाली और पानी निकाला तो निथाड़ना। मान लो ऐसा आ गया क्वेश्चन कि जल और बालू के मिश्रण में जल को अलग करना कहलाता है तलछटीकरण, निथाड़ना, ये और वो। तो आपको क्या लगाना है? जल अलग करना निथाड़ना कहलाता है। ठीक है। तो ये पॉइंट याद रखना है। छानना किसे कहते हैं? फिल्ट्रेशन किसे कहते हैं? घर में आपने चाय को अवश्य छाना होगा, समझ ही गए। कुछ लोग हो सकते हैं नहीं छानी हो चाय। भाई साहब चाय का कितना जिक्र आता है इनमें यार, चाय बहुत पसंद है इसे राइटर को भी। तो छानना कहते हैं, कुछ फिल्टर लगाओ, चाहे वो चलनी हो, कुछ भी लगाओ, उसके अंदर द्रव डालो, जो भी जिसमें मिश्रण घुला हुआ हो, जैसे ये डालना है, ठीक है, और उससे क्या होगा, मिश्रण में से जो ठोस पदार्थ है वो अलग हो जाएगा, अघुलनशील ठोस पदार्थ अलग हो जाएगा, और नीचे वो जल बच जाएगा। छानना पत्र, फिल्टर पेपर किसे कहते हैं? छानना पत्र या सोख्ता पत्र गोल आकार का कागज बना होता है, जिसमें अत्यंत छोटे छोटे छिद्र होते हैं। इससे हम छोटे कणों को द्रव से छानकर पृथक करते हैं। ठीक है। अच्छा, चलो ये तो समझ गए। फिल्टर पेपर एक पेपर ही होता है सीधे। अब केंद्रण या सेंट्रीफ्यूगेशन किसे कहते हैं?
दूध में चिकनाई के हल्के कण निलंबित होते हैं। दूध को किसी बड़े बर्तन में लेकर मथनी द्वारा तीव्र गति से घुमाया जाता है, जिससे चिकनाई के हल्के कण भारी कणों से पृथक हो जाते हैं तथा इस प्रक्रम को अपकेंद्रीकरण कहते हैं। मान लो ये है, मथ रहे हैं, इसमें क्या है, ये दूध है इसमें डला हुआ और ये मतलब इसे गोल गोल घुमा रहे हैं, तो उससे क्या होगा, देखो मक्खन जो होता है ना वो दूध में मिला हुआ होता है, ये चिकनाई जो होती है ना वो दूध में मिली हुई होती है, तो वो जल्दी जल्दी तेज तेज घुमाते हैं ना, तो उससे क्या होता है, अलग हो जाते हैं दोनों। और जब वो चूँकि हल्का होता है, चिकनाई हल्की होती है, तो इसलिए वो दूध के ऊपर आ जाती है या दही के ऊपर आ जाती है। ठीक है, तो इसकी प्रक्रिया क्या कहते हैं, अपकेंद्रण या सेंट्रिफिकेशन कहते हैं। दूध के भारी कण तली की ओर आ जाते हैं, हल्के कण यानी मक्खन बर्तन में ऊपर आ जाते हैं, जिन्हें पृथक कर लिया जाता है। तो दही से मक्खन निकालने की प्रक्रिया है अपकेंद्रण। घुलनशील ठोस पदार्थों को द्रव से अलग करना। अब मान लो कुछ चीज़ घुल गई है, जैसे नमक घुल गया पानी में, तो कैसे अलग करोगे। एक विधि है वाष्पन विधि। ठीक है, वाष्पन विधि में क्या होता है, वाष्पन विधि में होता है किसी द्रव को वाष्प में परिवर्तित होना वाष्पन कहलाता है तथा यह क्रिया वाष्पीकरण कहलाती है। किसी द्रव का वाष्प में परिवर्तित होना वाष्पन कहलाता है तथा यह क्रिया वाष्पीकरण कहलाती है। यह क्रिया प्रत्येक ताप पर निरंतर होती रहती है। इसी विधि द्वारा समुद्र से नमक प्राप्त किया जाता है। समुद्र से नमक कैसे प्राप्त करते हैं भाई, देखो एक थोड़ी सी क्यारी बनाते हैं, जब ज्वार आता है ना तो ज्वार सब भर जाता है, उसके बाद वो बंद कर देते हैं, भाट आता है वो नीचे उतर जाता है, धूप लगने की वजह से उस क्यारी में से भाप उड़ जाती है, नमक रह जाता है नीचे, ऐसा बनता है नमक। समझ गए। लोगों ने यार, पढ़े लिखे लोगों ने नमक की शॉर्टेज कर दी थी कुछ दिनों पहले। अबे इतना समुंदर है, इतना नमक है, कैसे शॉर्टेज हो जाएगी। आचमन विधि, डिस्टिलेशन किसे कहते हैं, भाप के द्रव में परिवर्तित होने की क्रिया को संघनन कहते हैं। पहली बात तो याद रखो, भाप का जब द्रव में बनेगा। किसी विलयन में बाष्पीकरण और संघनन विधि द्वारा शुद्ध जल को प्राप्त करने की प्रक्रिया को आचमन कहते हैं। किसी विलयन से बाष्पीकरण और संघनन विधि द्वारा शुद्ध द्रव को प्राप्त करने की प्रक्रिया को आचमन कहते हैं। याद कर लेना, मतलब पहले बाष्पीकरण होगा फिर संघनन होगा। संघनन किसे कहते हैं, भाप के द्रव में परिवर्तित होने की क्रिया को संघनन कहते हैं। सिंपल सी बात है। क्रिस्टलीकरण किसे कहते हैं, क्रिस्टलीकरण कहते हैं क्रिस्टल बनना। अच्छा, एक सब पूरा पढ़ लेते हैं। एक बीकर में आधे भाग से अधिक पानी भरें, इसमें फिटकरी को तब तक घोलें जब तक कि पानी में फिटकरी का घुलना बंद ना हो जाए। एक टाइम ऐसा आएगा जब फिटकरी घुलना बंद हो जाएगी। ऐसे विलयन को संतृप्त विलयन कहते हैं। संतृप्त विलयन कैसे कहते हैं, जब उसकी कैपेसिटी के हिसाब से उसने ठोस पदार्थों को ग्रहण कर लिया है अपने अवयवों के बीच में। ठीक है, इस घोल को गर्म करें, जब गर्म करेंगे तो फिर घुलनी शुरू हो जाएगी। गर्म करने पर फिटकरी की जल में विलेयता बढ़ जाती है। ठीक है, बढ़ जाएगी, अर्थात फिटकरी की कुछ और मात्रा जल में घुल जाती है। अब इस घोल को बिना हिलाए ठंडा करें, बिना हिलाए ठंडा करना है। कुछ घंटों बाद फिटकरी के शुद्ध क्रिस्टल प्राप्त होते हैं। इस प्रक्रिया को क्रिस्टलीकरण कहते हैं। समझ में आ गई बात। आपको डेफिनेशन तो वहाँ लिखनी नहीं, समझो क्रिस्टलीकरण क्या हो रहा है। जब कोई संतृप्त विलयन है उसे बिना हिलाए अगर हम ठंडा करेंगे तो क्रिस्टल बन जाते हैं, उसे हम क्रिस्टलीकरण कहते हैं। या वो ठोस पदार्थ बन जाता है तो उसे हम क्रिस्टलीकरण कहते हैं। सिंपल सी बात है। ठीक है, बात समझ में आ रही। ठीक है, समझ में आ रही तो अच्छी बात है। अच्छा, इसका एक एग्जांपल, संतप्त विलयन का एक एग्जांपल और देता हूँ। जैसे मान लो तुम्हारी मम्मी है, ठीक है, नहीं तुम थे, तुम्हारी मम्मी नहीं है, तुम हो, ठीक है, तुम हो। तुमने क्या करा कि मम्मी मुझे वो बनाना है, गर्मियों में क्या पीते हैं वो, नींबू पानी, ठीक है, और उसमें वो डाल देते हैं चीनी, क्या कहते हैं इसे, शब्द ही भूल गया यार, चलो जो भी कहते हो तुम समझ गए बात को मेरी। तो वो बनाना है हमें, ठीक है। तो उसे बनाने के लिए तुमने कही मम्मी मैं खुद बनाऊंगा। मम्मी बिजी थी, मम्मी से तुमने कही, मम्मी ने मना कर दिया कि मैं नहीं बनाई, तू बना। तो तुमने खुद बनाने की सोची। तुमने क्या करा, पहले पानी में नींबू निचोड़ लिया, ठीक है। उसके बाद उसमें बैठ के चीनी घोल रहे हैं, चीनी घुली ना रही है, चीनी घुली ना रही है, चीनी घुली ना रही है। तो ये समझदारी नहीं है। समझदारी क्या है, तुम्हारी मम्मी बनाती तो कैसे बनाती, पहले उसमें चीनी घोलती, ठीक है, उसके बाद उसमें नींबू निचोड़ती। क्योंकि तुमने पहले अगर चीनी घोल दी ना, विलयन संतृप्त हो गया, ठीक है। उसके बाद नींबू निचोड़ोगे तो नींबू द्रव अवस्था में, द्रव से द्रव मिल जाएगा आसानी से। पर अगर तुमने पहले नींबू निचोड़ दिया, ठीक है, तो वो उसमें घुस गया पहले ही पानी में को, बीच में को, उसमें जगह कम है, उसके बाद तुम चीनी घोल लो, घुलेगी नहीं। मतलब लिटरली तो घुल ही जाएगी, ज़बरदस्ती करोगे उसे, चम्मच से हिलाओगे, पर थोड़ा दिक्कत लगती है। दो अमिश्रणीय द्रवों को पृथक करना। अगर दो अमिश्रणीय द्रव हैं तो उन्हें कैसे पृथक करेंगे आप, पृथक्करण की द्वारा ऐसा अलग कर देंगे। मान लो घुल ही नहीं रहे एक दूसरे में, जैसे पानी और मिट्टी का तेल, तो क्या होगा, मिट्टी का तेल ऊपर आ जाएगा, पानी नीचे रह जाएगा। तो आप क्या करें, एक ऐसी कीप लें, उसमें रख दें भर के, और थोड़ी देर बाद जब वो ठहर जाए तो नीचे से खोल लो, पानी निकाल लो, बंद कर दो, तेल अलग पानी अलग। क्यों ऐसा क्यों होता है, क्योंकि मिट्टी का तेल पानी से हल्का होता है, इसलिए पानी के ऊपर रहता है। अच्छा, एक और है, अगर ठोस में ठोस मिला हुआ है तो कैसे अलग करेंगे, चुंबकीय पृथक्करण विधि से अलग कर सकते हैं आप। कैसे, जैसे मान लो आपको कहीं लोहे की कील और लकड़ी का बुरादा मिला हुआ है, ठीक है, तो क्या करेंगे, तो चुंबक की ऐसी बेल्ट होगी, उससे ले जाएंगे या चुंबक से अलग कर लो। चुंबक में लोहे की कील व सुई चिपक जाते हैं, जिसमें एक अलग प्लेट पर केंद्रित कर लेते हैं, लकड़ी का बुरादा उसी प्लेट में रह जाता है। इस प्रकार लोहे की वस्तुएं पृथक कर दी जाती हैं। पृथक्करण की यह विधि की चुंबकीय पृथक्करण कहलाती है। वैसे भी खानाबदोश लोगों को आपने देखा होगा, वो लोहे की एक रोड सी होती है, चुंबक नीचे लगी होती है,
और एक डंडा लगा होता है उसमें, वो लेकर चलते रहते हैं, उससे लोहा चिपकता रहता है। ठीक है, वो भी ऐसे ऐसे अच्छे लोग हैं जो हमारे द्वारा मिसयूज, जो वेस्ट करे हुए मटेरियल है उनका इस्तेमाल कर लेते हैं, फिर उन्हें पिघलाए के फिर दोबारा लोहे का यूज कर लेते हैं। वो ना हो तो हम तो कितना पृथ्वी का मीनिंगफुल रिसोर्सेज वेस्ट करते हैं। क्रोमेटोग्राफी किसे कहते हैं? क्रोमेटोग्राफी कहते हैं भैया देखो, रंग के आधार पर चीज़ों को अलग करने को। ठीक है, इसमें जो है ये लिख रहा है, इसमें एक एक्सपेरिमेंट है। एक्सपेरिमेंट में क्या होता है, एक तुमने पानी लो, पानी में नीला रंग जोड़ घोल दो और उसमें चोक रखो, चोक रख के एकदम हटा लो, तो क्या होगा, चोक पर विभिन्न प्रकार के रंग दिखाई देंगे नीले के। तो ऐसा क्या होता है, नीले की विभिन्न शेड्स दिखाई देंगी। तो इस आधार पर अगर हम अलग करेंगे चीज़ों को तो उसे हम कहते हैं क्रोमेटोग्राफी। स्याही में केवल एक नीला रंग दिखाई देता है, परंतु वास्तविकता में यह स्याही कई रंगों से मिलकर होती है, बनी होती है। रंगों के पृथक्करण की यह विधि को क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। क्रोमेटोग्राफी किसे कहते हैं? रंगों के पृथक्करण की विधि को क्या कहते हैं? क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, अच्छा हमने क्या क्या सीखा? शुद्ध पदार्थ में केवल एक ही प्रकार का पदार्थ पाया जाता है। शुद्ध पदार्थ तत्व एवं यौगिक में बटा होता है। तो वो कणुओं में केवल एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं। यौगिक कणु दो या दो से अधिक विभिन्न प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। मिश्रण वे पदार्थ है जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ किसी भी अनुपात में मिले होते हैं। अनाज से कंकड़, पत्थरों को बीनना विधि द्वारा प्रयोग पृथक करते हैं। गेहूं से भूसा पृथक करने के लिए फटकना या ओसाना विधि का प्रयोग करते हैं। द्रव्य या घुलनशील ठोस पदार्थों को तत्सृष्टिकरण एवं निथाड़ना, छानना एवं अपघटन विधि द्वारा करते हैं। द्रव्य में अगर घुलनशील पदार्थ है जो नहीं घुलता तो उसे हम तलछटीकरण से, निथाड़ने से, छानने से, अपघटन से, विभिन्न विधियों से अलग कर सकते हैं। द्रव्य में घुलनशील ठोस पदार्थों को पृथक करने में बाष्पन, आसवन में क्रिस्टलीकरण विधि का प्रयोग द्वारा पृथक करते हैं। दो मिश्रण द्रव्यों को पृथक्करी के द्वारा पृथक करते हैं। रंगों में पाए जाने वाले विभिन्न अवयवों को पृथक करने के लिए क्रोमेटोग्राफी विधि का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अभ्यास करते हैं। देखो मुझे याद था, मैंने टिक नहीं मारे आपके। शुद्ध पदार्थ वे पदार्थ हैं जो खाने में शुद्ध हों, हाँ, जिन्हें छान कर और बाष्पित कर पृथक किया जा सके, जिसमें सभी अणु समान प्रकृति के हों, जो विभिन्न विभिन्न तत्वों के मिश्रण हों। शुद्ध पदार्थ होते हैं जिसके सभी अणु समान प्रकृति के होते हैं, पढ़ाया था अभी। वायु है शुद्ध पदार्थ, समांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का यौगिक। तो वायु क्या है? समांगी मिश्रण है। ठीक है, वायु और लोहे की छलनी को पृथक कैसे किया जाएगा? बीन का, फटक कर, चुंबक के पृथक करना, चाल कर। तो बालू और लोहा है तो लोहा चुंबक से चिपक जाएगा, लोहा निकल कोबाल्ट, लोहा निकल, तो चुंबकीय पृथक्करण विधि द्वारा इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन में दिए गए उचित शब्दों की सहायता से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है, भाप, अपकेंद्रण, लोहे, बाष्पन, उत्तरपातन और जल। किस विधि द्वारा जल से कीम को पृथक किया जाता है? अपकेंद्रण विधि द्वारा, अभी सिखाया था। कपूर और साधारण नमक का मिश्रण किस विधि से अलग किया जाएगा? उधर्पातन से, क्योंकि कपूर उड़ जाएगा। ठीक है, लोहे के छीलन को किस मिश्रण से चुंबक द्वारा पृथक किया जाता है? लोहे की छीलन को किसी मिश्रण से चुंबक द्वारा पृथक किया। नमक और पानी के मिश्रण को नमक किस विधि से प्राप्त किया जाएगा? नमक बाष्पन विधि से प्राप्त किया जाएगा, जल उड़ा दो। आसवन विधि द्वारा भाप से शुद्ध जल प्राप्त किया जाता है। ठीक है, हो जाएगा यार। ये फोकस क्यों नहीं होता है? चलो समझ में तो आ रहा है बाबू, सॉरी, ध्यान रखूँगा आगे से। नीचे निम्नलिखित दिए गए वाक्यों में से सत्य और असत्य को छांटकर अलग अलग अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। नदियों के जल के तलछटीकरण में छानने के बाद पीने का पानी प्राप्त होता है, बिल्कुल सही बात है। रेत वेत नीचे बैठ जाता है। चावल के कण महीन छेद वाली छलनी से छान कर पृथक कर लिए जाते हैं, बिल्कुल सही बात है। साबुत साबुत चावल बचते हैं। समुद्र जल को वाष्पित करके नमक प्राप्त किया जाता है, सही बात। शुद्ध पदार्थी समांगी मिश्रण है जिसमें केवल एक ही प्रकार के होते हैं, सही बात है। चीनी का शरबत विषमांगी मिश्रण है, गलत बात है, समांगी मिश्रण है। पता ही नहीं चलता है कब कैसे कहाँ घुला हुआ, कितनी चीनी मिली हुई है। क्रोमेटोग्राफी द्वारा रंगों को भेद करते हैं, सही बात है। यदि मिश्रण में दिया गया अवयव निम्नलिखित गुण प्रदर्शित कर रहा है, उसमें पृथक्करण की कौन सी विधि अपनाएंगे? दूसरे अवयव से भारी है, अगर एक अवयव दूसरे अवयव से भारी है तो तलछटीकरण कर लो। दूसरे अवयव से बड़ा है, छान लो। दूसरे अवयव से आकृति या बीन लो। दूसरे आकृति से आकृति एवं रंग में भिन्न है, बीन लो। एक पानी में घुलनशील है, दूसरा घुलनशील है, पानी में घोल लो। अघुलनशील वाला हटा दो, फिर पानी उड़ा दो। एक अवयव तैरता है, दूसरा अवयव डूब जाता है, तो सिंपल सी बात है, पानी का यूज करो। चीनी के शरबत में लकड़ी के कोयले के कुछ छोटे टुकड़े मिल गए हैं, किसमें? चीनी के शरबत में। आहा, आप इन्हें कैसे पृथक करेंगे? छान के पृथक करेंगे। संक्षेप में उत्तर दीजिए। शुद्ध और अशुद्ध पदार्थ में क्या अंतर है? शुद्ध में सारे अवयव समान होते हैं, शुद्ध में अवयव समान नहीं होते हैं। समांगी और विषमांगी मिश्रण कह सकते हैं। समांगी मिश्रण कहते हैं जिसमें अच्छी तरीके से मिल जाता है, ठीक है, और विषमांगी से कहते हैं जिसमें अच्छी तरीके से नहीं मिलता है, या विभिन्न मिश्रण के विभिन्न भागों में जो उनके अवयव हैं वो समान रूप से, समान मात्रा में नहीं बटे हुए होते हैं। कहने का मतलब ये है, जल में चीनी घोल दोगे तो कोई सा भी घूट लो, ये पहला लो चाहे लास्ट का लो, एक ही स्वाद आएगा। पर कुछ ऐसी चीज़, मान लो रेत खोल दिया तो ऊपर का तो में रेत नहीं आएगा, नीचे के में रेत आएगा। ठीक है, मत देखना रेत घोल के, मैं समझाने की थी बता रही हूँ। दो शुद्ध पदार्थों के नाम लिखिए, लोहा, चांदी। ठीक है, इसमें एक लाइन और थी जो मैं भूल के, बहुत इंपॉर्टेंट थी। लाइक द वीडियो एंड शेयर विद फ्रेंड्स। इफ़ यू आर एंजॉइंग द वीडियो, काइंडली हेल्प अस बाय लाइकिंग द वीडियो एंड शेयरिंग इट विद योर फ्रेंड्स। ठीक है, प्लीज़ शेयर कर दो, और नए जो बंदे हैं वो सब्सक्राइब भी कर लेना। ठीक है, चलो, तो ये चैप्टर भी पूरा हो गया।
पास पड़ोस में होने वाले परिवर्तन, ये भी सिलेबस का पार्ट है परिवर्तन। ठीक है, परिवर्तनों के प्रकार समझेंगे, परिवर्तन में होने वाले आपसी प्रकृति क्रियाएं समझेंगे, परिवर्तन के लिए ऊर्जा की आवश्यकता समझेंगे। हमने चारों ओर से बहुत से बदलाव होते देखे हैं, होते रहते हैं। भाई ये नहीं पढ़ना कुछ, ये पढ़ो। वस्तु की अवस्था, आकार, रंग, स्वाद एवं गंध तथा प्रकृति में निरंतर होने वाले बदलाव को परिवर्तन कहते हैं। परिवर्तन किसे कहते हैं? वस्तु की अवस्था, आकार, रंग, स्वाद, गंध, प्रकृति में जो बदलाव होता है उसे परिवर्तन कहते हैं। बदलाव को परिवर्तन कहते हैं। मतलब हम क्या हैं, हमें नहीं पता बदलाव ही परिवर्तन है। इतनी बड़ी परिभाषा लिखी, बदलाव को परिवर्तन कहते हैं, एक सीधे से पर्यायवाची शब्द यूज कराया आपने, गलत लोग। पर कोई बात ना, परिवर्तन किसे किसे कहते हैं? वस्तु की अवस्था में परिवर्तन हो, बदलाव हो। वस्तु की अवस्था, आकार, रंग, स्वाद, गंध एवं प्रकृति में जो बदलाव होता है। परिवर्तन कितने प्रकार परिवर्तन होते हैं? बहुत प्रकार के होते हैं। जैसे मंद एवं तीव्र परिवर्तन, जब किसी परिवर्तन के संपन्न होने में अधिक समय लगता है उसे धीमे या मंद परिवर्तन। तेज समय लगता है तो तेज गति से होता है परिवर्तन, तीव्र परिवर्तन। ठीक है, जैसे बर्फ का पिघलना, धीमा वाला परिवर्तन। दूध से दही बनना धीमा है, मोमबत्ती का जलना धीमा है। ठीक है, दिवाली पटाखों का जलना तीव्र है, गुब्बारे का फूटना तीव्र है। अनुकूल और प्रतिकूल परिवर्तन, उपयोगी तथा लाभदायक परिवर्तन अनुकूल परिवर्तन कहलाते हैं, अनुपयोगी तथा हानिकारक परिवर्तन प्रतिकूल परिवर्तन कहलाते हैं। नियमित और अनियमित परिवर्तन, नियमित मतलब चलते रहते हैं, जो प्रकृति करती है। निश्चित समय पर लगातार होने वाले परिवर्तन नियमित परिवर्तन कहलाते हैं। वे परिवर्तन जिनका समय निश्चित नहीं होता है नियमित परिवर्तन कहलाते हैं। नियमित परिवर्तन का कोई जरूरी नहीं प्रकृति करे, मानव भी कर सकता है, जैसे घड़ी की टिक टिक, वो नियमित परिवर्तन है। प्रत्यावर्तित और अप्रत्यावर्तित परिवर्तन, प्रत्यावर्तित मतलब उत्क्रमणीय, उत्क्रमणीय मतलब जो उल्टा हो सके, अप्रत्यावर्तित मतलब अनुत्क्रमणीय, जो उल्टा ना हो सके। जैसे एक टेस्ट देता हूँ, टेस्ट करना, उसके बाद भाई बात सही कर देना। जैसे तुम अभी वीडियो देख रहे हो, तुम क्या करो, वीडियो को फुल स्क्रीन से हटाओ, लाइक करो। ठीक है, लाइक हो गया, नीला हो गया, अब उसे दोबारा टच करो तो फिर दोबारा सफ़ेद वो हो जाएगा, सफ़ेद हो जाएगा या ब्लैक हो जाएगा, जैसे तुमने थीम लगा रखी होगी। तो ये क्या है? ये उत्क्रमणीय परिवर्तन है, यानी प्रत्यावर्तित परिवर्तन है, मतलब रिवर्स किया जा सकता है। ठीक है, तो अब दोबारा लाइक कर देना वीडियो। तो वो प्रत्यावर्तित परिवर्तन हो गए या उत्क्रमणीय परिवर्तन। ऐसे परिवर्तन जिसमें परिस्थितियाँ उलट देने पर पदार्थ वापस अपनी पूर्वावस्था में आ जाते हैं, प्रत्यावर्तित परिवर्तन कहलाते हैं। जैसे रबर बैंड या स्प्रिंग को खींचना और खींचकर छोड़ देना। ऐसे परिवर्तन जिसमें पदार्थ पुनः अपनी पूर्वावस्था में नहीं लाए जा सकते हैं, अप्रत्यावर्तित परिवर्तन कहलाते हैं। जैसे दूध से दही का बनना, मोमबत्ती का जलना, धूपबत्ती का जलना आदि। ठीक है, भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन। अप्रत्यावर्तित परिवर्तन का उदाहरण बताऊँ क्या कोई अच्छा सा? जैसे तुम अपने गाल पे थप्पड़ मार दो, ठीक है, अब तुम थप्पड़ वापस नहीं कर सकते, सॉरी, ये अप्रत्यावर्तित परिवर्तन था या अनुत्क्रमणीय। भौतिक और रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं? देखो, जिसमें भौतिक अवस्थाएं चेंज होंगी भौतिक परिवर्तन, जिसमें रासायनिक अवस्थाएं चेंज, रासायनिक अवयव चेंज हो जाएंगे रासायनिक परिवर्तन। अतः ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ का रूप बदल जाता है परंतु कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, भौतिक पदार्थ कहलाता है। केवल भौतिक परिवर्तन होगा, पदार्थ का रूप बदलेगा, नया पदार्थ नहीं बनेगा। भौतिक परिवर्तन के पश्चात सामान्य पदार्थ की पूर्व स्थिति पुनः प्राप्त की जा सकती है। ठीक है, जबकि रासायनिक परिवर्तन में ऐसा नहीं होता। ऐसा परिवर्तन जिसमें एक से अधिक नया पदार्थ बनता है रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। रासायनिक परिवर्तन के पश्चात सामान्यतः पूर्व पदार्थों को प्राप्त नहीं किया जा सकता, सामान्यतः नहीं किया जा सकता। ठीक है, वैसा कर सकते हैं, कॉम्प्लिकेटेड में जाओगे तो। ठीक है, प्राकृतिक तथा कृत्रिम परिवर्तन किसे कहते हैं? मौसम तथा जलवायु परिवर्तन में आपसे परिचित हैं। इस प्रकार प्रकृति में कुछ परिवर्तन स्वतः होते हैं, जैसे दिन रात का होना, वर्षा, आंधी, तूफान आदि। तो ये हो गए प्राकृतिक परिवर्तन। ठीक है, और भी कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे वर्षा का होना, ज्वालामुखी का फूटना, भूकंप का आना, ज्वार आना, आंधी, तूफान, बाढ़, सूखा पड़ना आदि प्राकृतिक परिवर्तन है। कृत्रिम परिवर्तन, आपने बढ़ई को लकड़ी से मेज, कुर्सी या तख्त बनाते देखा होगा। मिट्टी, सीमेंट, ईंट से बने घर, इमारतें, ये भी देखी होंगी। ये सब परिवर्तन कृत्रिम परिवर्तन है। एक जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो दिया है, दूध से दही का बनना, घी और क्रीम बनना भी कृत्रिम परिवर्तन है। सो रहे हो जग गए, मतलब जग रहे हो सो गए? बेटा सुनना पूरा, ठीक है, मुझे पता है आरामदायक कुर्सी में बैठे हो आप, मज़े से मेरी बात सुन रहे हो, बहुत अच्छी बात है, पर ये सुनते रहो जो इंपॉर्टेंट बात है। दूध से दही और घी का बनना, क्रीम बनना, ये सब कृत्रिम परिवर्तन है, मनुष्य द्वारा किए जाते हैं। ठीक, ऐसा नहीं है कि एनवायरनमेंट में ही क्रीम बन रही है अपने आप, ऐसा नहीं होता ना, कृत्रिम परिवर्तन है। अनियंत्रित और नियंत्रित परिवर्तन, ऐसे परिवर्तन जिन पर अपना कोई नियंत्रण नहीं रहता, अनियंत्रित परिवर्तन है। चंद्रमा की कलाओं में परिवर्तन, बादलों का आना, आंधी तूफान आदि पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता, तो ये अनियंत्रित परिवर्तन। नियंत्रित परिवर्तन जिन परिवर्तन पर अपना नियंत्रण रहता है, नियंत्रित परिवर्तन कहलाते हैं। जैसे बिजली के पंखे को तेज या धीमे करना, लालटेन की रोशनी को तेज या ज़्यादा करना। जटिल परिवर्तन किसे कहते हैं? जटिल परिवर्तन कहते हैं जो मतलब बहुत लंबे टाइम में बहुत विविध प्रकार की परिस्थितियों में उत्पन्न होते हैं, हमें पता नहीं है, मतलब पता तो है हमें, पर उसकी परिस्थितियाँ इतनी विविध होती हैं ना, इतनी कॉम्प्लेक्स होती हैं, दो से कॉम्प्लेक्स परिवर्तन, कॉम्प्लेक्स चेंजेस कहते हैं। वैसे तो चेंजिंग द लॉ ऑफ नेचर,
तो अब थोड़ा सा एक छोटा सी लाइन है, इसे पढ़ लेते हैं। हम लोग पेट्रोल, मिट्टी का तेल, गैस, कोयले आदि का प्रतिदिन उपयोग करते हैं। क्या आपने कभी सोचा ये पदार्थ हमें कहाँ से प्राप्त हैं, ये कैसे बनते हैं? इन्हें हम जीवाश्म ईंधन के रूप में जानते हैं। इन्हें ऊर्जा के अनवीकरणीय स्रोत कहते हैं। पेट्रोल, मिट्टी का तेल, गैस, कोयला, ये क्या है? अनवीकरणीय स्रोत, मतलब नए नहीं किए जा सकते, जो हैं निश्चित हैं। लगभग 300 करोड़ वर्ष पूर्व भौगोलिक उथल पुथल के कारण विशाल जंगल पृथ्वी की सतह के नीचे धंसकर दब गए। वायु की अनुपस्थिति में उच्च ताप एवं दाब के कारण धीरे धीरे इन जंगलों के वानस्पतिक पदार्थ जैसे पौधों के तने आदि कोयलों में परिवर्तित हो गए। कोयला कैसे बना था? वायु की अनुपस्थिति में उच्च ताप एवं दाब के कारण जो वनस्पति दबी पड़ी थी, विशाल जंगल, उससे बना था कोयला। इसी प्रकार समुद्र की गहराइयों में दबे मृत जीव जंतु उच्च ताप और दाब पर पेट्रोलियम में परिवर्तित हो गए। ठीक है, तो ये तो है ही बात। शरीर में होने वाली विभिन्न क्रियाएं जैसे पाचन क्रिया, श्वसन क्रिया, उत्सर्जन क्रिया, प्रजनन क्रिया आदि भी जटिल परिवर्तन है। ये सारे जटिल परिवर्तन है। पाचन पता नहीं कैसा होता है, श्वसन बहुत कॉम्प्लेक्स है, उत्सर्जन बहुत कॉम्प्लेक्स है, प्रजनन बहुत कॉम्प्लेक्स है। ठीक, कॉम्प्लेक्स परिवर्तन है। परिवर्तन में होने वाली आपसी प्रतिक्रियाएं। आपसी प्रतिक्रियाएं किसे कहते हैं? देखो, एक होता है रिवर्स इफेक्ट। जैसे मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, उसका एक फ़ायदा ये हो रहा है कि मैं भी पढ़ रहा हूँ। ठीक है, तो इसे जो मतलब आपको पढ़ाने से जो मेरा प्रॉफिट हो रहा है वो आपसी प्रतिक्रिया है। जैसे लोहे में जंग लगना, इसमें लोहा और ऑक्सीजन नमी की उपस्थिति में परस्पर क्रिया करते हैं। ठीक है, तो क्या हो रहा है? लोहे में तो जंग लग रहा है और ऑक्सीजन कमी हो रही है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है। पारस्परिक क्रिया में भी वस्तुएं प्रभावित होती हैं। ब्लेड से पेंसिल छीनने पर ब्लेड पेंसिल को छीलता है, जिससे ब्लेड की धार कम हो जाती है। प्रतिक्रिया द्वारा क्रिया करने वाले पदार्थ के आकार, रंग, अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। कई बार क्या होता है? पदार्थ के आकार में परिवर्तन हो जाता है, रंग में परिवर्तन हो जाता है और अवस्था में परिवर्तन हो जाता है, अर्थात भौतिक एवं रासायनिक गुणों में परिवर्तन हो जाता है। परिवर्तन के लिए ऊर्जा की आवश्यकता। अनेक परिवर्तनों के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जैसे थोड़ा सा अल्कोहल हथेली पर रखने पर यह शरीर की उष्ण ऊर्जा अवशोषित कर बाष्पित हो जाता है। विभिन्न प्रकार की ऊर्जा द्वारा विभिन्न परिवर्तन होते हैं। देखो, परिवर्तन के लिए ऊर्जा की तो आवश्यकता होती है। वैसे भी न्यूटन कह गए इस बात को, तो क्या कि कोई वस्तु अगर गति अवस्था में या स्थिर अवस्था में है तो वहीं से ही रहेगी जब तक उस पर ऊर्जा ना लगाई जा, बलपूर्वक न चेंज करी जा। अब कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, ये आपको याद करने हैं। जैसे साइकिल का पैडल चलाने पर यांत्रिक ऊर्जा के उपयोग से साइकिल गतिमान हो जाती है। इस प्रकार स्प्रिंग को दोनों हाथों से पकड़कर खींचने पर उसकी आकृति में परिवर्तन हो जाता है। इन सभी क्रियाओं में पेशीय ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित हो रही है। तो अगर एक एग्जाम्पल आए, पूछे कि पेशीय ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन का कोई एग्जाम्पल बताओ, तो आप ये बता सकते हैं जैसे स्प्रिंग को हाथ से पकड़कर खींचने में आकृति परिवर्तन, साइकिल चलाने पर होने वाला परिवर्तन। ठीक है, एक हैंड लेंस को सूर्य के प्रकाश के सामने रखें। अब हैंड लेंस के ऊपर नीचे करके सूर्य की किरणों को कागज पर केंद्रित करें। कागज गर्म होकर जलने लगता है। यह परिवर्तन सौर ऊर्जा के कारण होता है। सोलर कुकर में सौर ऊर्जा उसमें ऊर्जा के रूप में परिवर्तित होकर भोजन बनाती है। तो एक ऐसा एग्जाम्पल जिसमें सौर ऊर्जा उसमें ऊर्जा में परिवर्तित हो रही है, सोलर कुकर। कुछ परिवर्तनों में सौर ऊर्जा का प्रयोग होता है। बेटा, ये आ सकता है क्वेश्चन। परिवर्तन कहेगा और कहेगा एग्जाम्पल बताओ, एग्जाम्पल दे देगा और कहेगा बताओ कौन सा परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, सब्सक्राइब टू गुरुवा क्लासेस। जो भी बंदे नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब टू गुरुवा क्लासेस। क्या आपने कभी बादलों के तेज गरजने एवं पटाखों की तीव्र ध्वनि से खिड़कियों एवं दरवाजों की खड़खड़ाहट तथा शीशे चटकने का अनुभव किया है? शीशे चटक जाते हैं, इतनी तेज ध्वनि होती है। यह परिवर्तन ध्वनि ऊर्जा के कारण होता है। ठीक है, तो कुछ परिवर्तन के लिए ध्वनि ऊर्जा आवश्यक होती है। विभिन्न प्रकार की धातुओं की वस्तुओं को आकार तथा आकृति देने के लिए भी धातु को आघात किया जाता है। आघात का मतलब होता है पीटना। लोहे को पीट कर आघात से खुरपी, हंसिया, छेनी आदि बनाए जाते हैं। कुछ परिवर्तन आघात पहुंचने पर हो जाते हैं। एक कागज पर कुछ एल्पिन लिखें। एक क्षण चुंबक को उसके पास लाएं। एल्पिनें चुंबक से चिपक जाती हैं। चुंबक प्रत्येक में चुंबक गुण आ जाता है। लोहे की भारी वस्तु को उठाने के लिए क्रेन में चुंबक का प्रयोग किया जाता है। कुछ परिवर्तनों में चुंबकीय ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो हमने क्या क्या सीखा, एक बार रिपीट करते हैं, उसके बाद क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद आप जा सकते हैं। तो थोड़ी देर और मेरे साथ बने रहो। यू आर ए गुड बॉय। हमने सीखा हमारे आसपास अनेक परिवर्तन होते हैं, जैसे मंद एवं तीव्र परिवर्तन, अनुकूल तथा प्रतिकूल परिवर्तन। अनुकूल मतलब हमारे अकॉर्डिंग जो फायदेमंद हो, प्रतिकूल मतलब जो फायदेमंद ना हो। नियमित एवं अनियमित परिवर्तन, प्राकृतिक एवं कृत्रिम परिवर्तन। परिस्थितियों के पलट देने पर पदार्थ या वस्तु को अपनी पूर्व अवस्था में आना प्रत्यावर्तित परिवर्तन है या उत्क्रमणीय परिवर्तन है। परिवर्तनों के पश्चात पदार्थों को अपनी पूर्वावस्था में परिवर्तन का कारण बदलने के बाद भी न लौटना अप्रत्यावर्तित परिवर्तन होता है। इरिवर्सिबल चेंज, अनुत्क्रमणीय परिवर्तन। जैसे अपने गाल पर थप्पड़ मार के देखो एक, फिर तुम वो थप्पड़ वापस नहीं कर सकते, कभी कभी फुल लाइफ में नहीं कर सकते वापस। परिवर्तनों के कारण जब किसी पदार्थ का रूप बदल जाता है लेकिन नया पदार्थ नहीं बनता है और पदार्थ अपनी पूर्वावस्था में प्राप्त किया जा सकता है, तो उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। रासायनिक परिवर्तन के फलस्वरूप एक या एक से अधिक नया पदार्थ बनता है, जिससे सामान्यतः पदार्थ को पूर्व की अवस्था में नहीं लाया जा सकता है। ऐसे परिवर्तन जिन पर अपना नियंत्रण नहीं रहता है अनियंत्रित परिवर्तन है, जैसे आंधी, तूफान या वर्षा का होना। जिन परिवर्तनों को हम नियंत्रित कर सकते हैं उन्हें नियंत्रित परिवर्तन कहते हैं, जैसे लालटा की रोशनी कमी अधिक करना। जटिल परिवर्तन, धीमी गति से अनेक क्रियाओं और प्रतिक्रियाओं के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तन जटिल परिवर्तन कहलाते हैं। जटिल परिवर्तन किसे कहते हैं? चलो इन्होंने डेफिनेशन दे दी। जो परिवर्तन धीमी गति से होते हैं उसमें अनेक क्रियाएं प्रतिक्रियाएं शामिल होती हैं। ठीक है,
और बहुत धीमी गति से होते हैं, बहुत दिनों में होते हैं। जैसे कोयला और पेट्रोल का निर्माण। आपसी प्रतिक्रियाएं दो या दो से अधिक पदार्थों का एक दूसरे संपर्क में आने के कारण होने वाले परिवर्तन को आपसी क्रिया प्रतिक्रिया कहते हैं। अनेक परिवर्तन के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। उसमें ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, चुंबकीय ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा और यांत्रिक ऊर्जा द्वारा अनेक परिवर्तन होते हैं। ठीक है, अभ्यास प्रश्न। भौतिक परिवर्तनों में क्या होता है? भौतिक परिवर्तनों में पदार्थ के अणुओं में परिवर्तन होता है। पदार्थ के अणुओं में कोई परिवर्तन नहीं होता, नया पदार्थ बनता है, कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। भौतिक परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। ऑप्शन नंबर 4 ठीक है। दूसरा प्रश्न, तुम भी जवाब देना जल्दी से मन में, ठीक है, मैं तुम्हारा मन पढ़ लूंगा। निम्न में से कौन सा परिवर्तन प्रत्यावर्तित परिवर्तन है? सर जी, प्रत्यावर्तित परिवर्तन का बेटा अभी तो समझाया था, रिवर्सिबल, उत्क्रमणीय, उल्टा हो जा जो। दूध का फट जाना, मोम का पिघलना, सब्जी का पकना, मोमबत्ती का जलना। बिल्कुल सही उत्तर, मोम का पिघलना। ज्वलनी, ज्वालामुखी का फटना कैसा परिवर्तन है? प्रत्यावर्तित है, मंद है, अनुकूल है, अनियमित है। देखो अनुकूल तो है ही नहीं, अनियमित, अनियमित है, अनियमित परिवर्तन है। ठीक, मंद भी नहीं है, एकदम से फटता है और ना रिवर्स करा जा सकता है। गिलास का टूटना अनुत्क्रमणीय परिवर्तन है या प्रत्यावर्तित परिवर्तन है। भौतिक परिवर्तन में वस्तु के भौतिक गुण बदल जाते हैं। जो परिवर्तन अपनी इच्छा से उसे करते हैं उसे क्या कहते हैं? अनुकूल परिवर्तन। घड़ी के पेंडुलम का दोलन नियमित परिवर्तन है। फल को चाकू से काटने पर चाकू और फल के बीच पारस्परिक क्रिया होती है, बिल्कुल होती है। चाकू हल्का सा कमजोर हो जाता है, तो हमें से बार बार उसे चाटना पड़ता है। प्रत्येक परिवर्तन के पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य होता है, बिल्कुल सही बात है। चावल का पकना भौतिक परिवर्तन है, गलत, रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है। परिवर्तन कितने प्रकार के होते हैं? परिवर्तन विभिन्न प्रकार के होते हैं, गलत उत्तर। परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, मंद परिवर्तन, तीव्र परिवर्तन, प्रत्यावर्तित परिवर्तन, अप्रत्यावर्तित परिवर्तन, अनुकूल परिवर्तन, प्रतिकूल परिवर्तन, नियंत्रित परिवर्तन, अनियंत्रित परिवर्तन, जटिल परिवर्तन, इतने प्रकार के होते हैं। भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के अंतर को उदाहरण सहित बताइए। भौतिक में क्या होता है? भौतिक चीज़ें चेंज होती हैं, भौतिक गुण चेंज होते हैं, जैसे आकार, आकृति और आदि आदि। ऊष्मा अवशोषित होने वाले दो परिवर्तन लिखिए जिसमें ऊष्मा अवशोषित हो रही है। जैसे अल्कोहल हाथ में ले लो, ऊष्मा अवशोषित होएगी। दूसरा जल हाथ में ले लो, उसमें भी ऊष्मा अवशोषित होएगी। ठीक है, उसका जल का वाष्प बनता। एक प्याली में नींबू और प्याज का रस लें, ये तुम अपने आप कर लियो। बाकी जिसे वीडियो पसंद आई हो वो लाइक करके जाना, कमेंट कर देना। कोई भी क्वेरी हो या कुछ भी चीज़ समझ में नहीं आई हो या आप चाहते हो मैं दोबारा से बनाऊँ या कोई भी सलाह हो आपकी। बाकी लाइक तो कर ही रहे हो आप, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब, जो भी नए बंदे हैं वो सब्सक्राइब कर देना। और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए गुरुवर क्लासेस। बहुत बहुत धन्यवाद।